नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बताता हूं, जन्म समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 6 दिसंबर 1994 और जन्म का समय प्रातः 7 बजे का है। कर्नाटका का एक स्थान है तेरदाल या टेरडाल, या जो भी स्पेलिंग होगी, नाम आप समझ लीजिए यही है। ज्यादातर लोग जानकारी रखते हो तो अच्छी बात, नहीं तो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप इस कुंडली का निर्माण करना चाहते हैं तो अवश्य करिए और इस कुंडली का अध्ययन भी एक बार करिए। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। ये मंगलवार के दिन जन्मे हैं और मार्गशीर्ष मास में इनका जन्म हुआ है। कब? तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। यहां पर चंद्रमा बलवान नहीं होता। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा में जो बल शुक्ल पक्ष में आता है वो षष्ठी या अष्टमी के बाद ही मान्य है, तो चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। वैश्य वर्ण के हैं, मनुष्य गण के हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण के जन्मे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में इनका जन्म हुआ है और राशि इनकी जो है वो मकर है। ये भूमि तत्वीय राशि है। और आइए अब आपको जन्म कुंडली की ओर लेकर के चलता हूं। प्रिय दर्शकों, इनके 7 प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न इन्होंने यही लिखा है कि सभी ग्रहों की स्थिति कैसी है, अच्छी स्थिति और बुरी स्थिति, दृष्टि प्रभाव इत्यादि के बारे में बताइए। यहीं से चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ होता है यहां पर चर्चा इनकी कुंडली का वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली, और लग्नपति जाकर के कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। दसम पति कहां पर हैं? तो लग्न में। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने परिवर्तन योग के बारे में बाकायदा आपको समझाया था। अब यहां देखा जाए तो लग्नेश का दसमस्त दसमेश का लग्नस्थ होना अच्छा है, यह परिवर्तन अच्छा माना जाएगा। वहीं पर अगर देखें आप इनकी कुंडली में तो देव गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। हालांकि देव गुरु बृहस्पति 5 अंश 28 कला के साथ हैं और 5 अंश 28 कला पर देव गुरु बृहस्पति का होना यहां पर मृत अवस्था में उनको दर्शाता है। फिर भी लग्न में देव गुरु बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस लग्न के वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। हालांकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया है, जो कि कुंडली में जाकर के कुंडली के 3रे भाव में बैठे हुए हैं। पर फिर भी देव गुरु बृहस्पति पंचमेश और धनेश होते हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये देव गुरु बृहस्पति नौमांश में सिंह राशि में अष्टम में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। लग्न में ही इनके बुध भी बैठे हैं। बुध का लग्न में होना यहां बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए देखा जाए तो ये कारक ग्रह नहीं बल्कि मारक ग्रह होते हैं। सबसे पहले तो ये कुंडली में लाभेश होते हैं। लाभ भाव छठे से छठा होने के चलते अकारक भाव माना जाएगा और इसके स्वामी बनकर के लग्न में धनदायक तो होंगे लेकिन स्वास्थ्य इत्यादि में परेशानियां उत्पन्न करेंगे। 1, 2, किस कुंडली में अष्टमेश बनते हैं। अष्टम भाव भाग्य भाव का व्यय है, अतः ही अष्टम भाव भी मारक है और उसके स्वामी बनकर के बुध लग्न में होकर के जातक के जीवन में संघर्ष परेशानियों को आजीवन के लिए भर देंगे। परंतु जैसा मैंने कहा, देव गुरु बृहस्पति का लग्न में होना बहुत अच्छा माना जाएगा। यहां पर भले वो डिग्री वाइज कमजोर हैं पर लग्नगत हैं। दूसरा, कर्मेश सूर्य का लग्न में होना भी अच्छा माना जाएगा। अब आगे बढ़िए तो इनकी कुंडली में आप देखेंगे कि शनिदेव कुंडली के 4th भाव में स्वराशि के होकर के शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ लग्नेश मंगल जो कि कुंडली के 10वें में बैठे हैं, दिग्बली हैं, कुल दीपक योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि मंगल का आमने सामने का संबंध। चंद्रमा कुंडली के 3रे भाव में, इनकी राशि मकर। वर्तमान समय में ढैया 7.5 कुछ भी नहीं है इनको। और केतु की स्थिति को देखिए, केतु कुंडली के 6th में नजर इत्यादि की स्थिति उत्पन्न करते हैं। स्वास्थ्य में परेशानियां ये भी ला देते हैं, पाइल्स इत्यादि की शिकायतें, कई बार भ्रामक रोग, कभी कुछ, यानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के ये दाता बनेंगे। और बाकी कुंडली के 12वें भाव में अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर शुक्र बैठे हैं सप्तमेश और द्वादशेश होकर के द्वादश भाव में राहु के साथ बैठे हैं। शुक्र को 12वें का दोष नहीं होता परंतु राहु के साथ होकर के बैठे हैं। और देखा जाए तो शुक्र जब 12वें भाव में या कोई भी ग्रह जब 12वें भाव में होगा
तो उससे संबंधित तत्व का जातक अत्यधिक व्यय करेगा। तो शुक्र पुरुषों में वीर्य है, तो इसके अत्यधिक व्यय की स्थिति को वो प्रदर्शित करता है, जो कि वहां पर राहु के साथ बैठे हुए हैं। अब यहां दृष्टि वाइज देखा जाए तो बाकी किसी की दृष्टि उस पर नहीं है। शनिदेव की दृष्टि लग्न और लग्नेश दोनों पर है। शनिदेव की दृष्टि लग्न और लग्नेश पर होना जीवन में हर चीज को विलंबित करने वाला तो होगा ही, हर चीज डिले होकर के मिलेगा। एक और चीज है कि शनिदेव इस कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, परंतु शनिदेव 12 अंश 30 कला के साथ सदभिखा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि देव गुरु पर है, लग्नेश पर तो है ही है। प्रिय दर्शकों, ये इनकी ग्रह स्थिति है कुंडली की, जो कि आपके सामने है, आपने देख लिया। आज इस जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस कुंडली को आप अवश्य एक बार खोलिए और देखिए, क्योंकि आज इस कुंडली पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक स्वतंत्र वीडियो इस विषय पर अवश्य बनाना चाहिए, परंतु आज इस कुंडली के माध्यम से वो विषय मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। वर्तमान में इनको राहु की दशा में केतु का अंतर 2 नवंबर 2025 से अभी प्रारंभ हुआ ये, और आने वाले दिनों में 20 नवंबर 2026 से राहु में शुक्र का अंतर इनको प्रारंभ होगा। प्रिय दर्शकों, इनका जो दूसरा प्रश्न है वो यही है कि एक तो मैंने ग्रह स्थिति की चर्चा की इनकी कुंडली के लिए, अब इनके हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इन्होंने पूछा है, मैं विदेश में नौकरी करना चाहता हूं और वहीं बसना चाहता हूं, क्या इसके योग हैं, और अगर हैं तो कब तक हैं? कमाल देखिए, इनकी कुंडली में विदेश के योग बड़े जबरदस्त हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव स्वराशि के होकर के बैठे हैं, जो कहते हैं कि जातक को भूमि भवन वाहन सबका सुख देंगे, विलंब से देंगे, लेकिन देंगे बहुवचन में देंगे। बुढ़ापा जातक का बहुत खराब कर देंगे, ये तय है। लेकिन ऐसा जातक अगर स्वदेश से दूर है, जबकि ऐसा जातक स्वदेश से दूर ही रहे, ऐसी स्थिति वो उत्पन्न करते हैं। एक नंबर 2, वैसे तो इनकी कुंडली में स्वदेशपति स्वदेश भाव में, विदेशपति विदेश भाव में और परमानेंट विदेशपति लग्न में बैठे हैं, जो कि इस बात की सूचना देते हैं कि जातक के लिए स्वदेश से कहीं ज्यादा बेहतर विदेश है। और साथ ही साथ विदेश के लिए अगर देखा जाए तो आपने मुझसे पूछा कब तक, 2026 के नवंबर में, जब राहु में शुक्र का अंतर आएगा। राहु जो कि शुक्र के साथ ही विदेश भाव में बैठा हुआ है, ये समय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ परिवर्तन कराने वाला है। तो 2026 के नवंबर में से योग शुरू हो रहा है राहु में शुक्र का, लगभग 2.25 साल के आसपास, ये समय 3 साल के आसपास चलेगा, और इस दौरान आपके विदेश गमन का बेहद प्रबल योग है। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि मैं वहां जाकर के, तो ज्यादा बेहतर है कि आप वहीं जाएं। मेरी शादी कब तक होने की संभावना है, जीवन साथी कैसी होगी? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र हो तो जीवन साथी की आयु को यह बढ़ा देता है, जीवन साथी की आयु को यह बढ़ा देता है, ध्यान से सुनिएगा। परंतु इनकी कुंडली में शुक्र सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश होकर के द्वादश में बैठे हैं। शुक्र को 12वें का दोष नहीं होगा, परंतु राहु के साथ वो बैठे हुए हैं। और ध्यान से अगर हम देखें तो सप्तम भाव पर हमें दृष्टि किसकी किसकी दिखाई पड़ रही है, तो सूर्य बुध और गुरु की दृष्टि दिखाई पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि अगर सप्तम पर है तो कम से कम, भले वो डिग्री वाइज बहुत बलवान तो नहीं है, षडबल में भी बहुत बलवान नहीं है। अच्छा, मैं यहां पर आपको बताना भूल गया, षडबल में इनकी कुंडली में सबसे बलवान जो ग्रह है वो मंगल है। ध्यान से सुनिएगा, षडबल में सबसे बलवान ग्रह इनका मंगल है, सबसे बलवान, जो कि कुंडली के दशम में बैठा हुआ है। और प्रारंभ में एक और चीज, जब मैंने इनके पंचांग की चर्चा की थी तो वहां 2 पॉइंट था जिसे आपको नोट रखना था। एक था ये मनुष्य गण के हैं, दूसरा ये मंगलवार के दिन जन्म है। मंगलवार के दिन जन्म हो जाता का और क्षत्रिय वर्ण का हो तो बड़ा पुरुषार्थी होता है, एनर्जेटिक होता है। ये मनुष्य गण के हैं, वैश्य वर्ण के हैं, परंतु इनका मंगल बहुत पावरफुल है। यह मंगल क्यों पावरफुल, बार बार कह रहा हूं, अभी इनके आगे के प्रश्न जब मैंने पढ़े हैं तो उससे मुझे पता चला कि किस कारण हुआ, इसलिए मैंने कहा इस कुंडली को समझना जरूरी है। अब देखा जाए तो इनकी कुंडली में मंगल, जो कि इनकी कुंडली में केंद्र में है, लग्न पर मंगल की दृष्टि है। और जैसा इन्होंने प्रश्न पूछा कि विवाह कब तक होगा, देखिए आपकी कुंडली में वैसे विवाह के योग देखा जाए तो जिस तरह के योग मैं इस कुंडली में विवाह की देख रहा हूं, जन्म स्थान से दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, जन्म स्थान से साउथ ईस्ट में विवाह का योग। सप्तम पति जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अलग धर्म, अलग जाति, अथवा कई बार विदेश से ही कन्या प्राप्ति के योग, यानी पत्नी प्राप्ति के योग हैं। तो सबसे पहली मेरी सलाह तो यही होगी आपके लिए कि आप किसी तरह से विदेश जाने का प्रयत्न करिए, वहीं जाकर के विवाह इत्यादि का भी योग आपके लिए बेहतर बन जाएगा और वहीं जाकर के आपका जीवन सुखद होगा। फिर भी अगर आप यहीं रह करके करना चाहते हैं विवाह, तो वो योग 2026 में मई के बाद उत्पन्न हो रहा है और तब आपकी कुंडली में प्रबलतम योग बनेगा, जब प्रॉपर चंद्रमा, देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि कर्क में, जो वर्तमान में भी हैं, लेकिन जब वो प्रॉपर
कर्क राशि में गोचर शुरू करेंगे तब आपके विवाह का योग बनेगा। जैसा मैंने कहा दक्षिण पूर्व में विवाह के योग हैं। अब प्रिय दर्शकों, इनके कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मूल बातें इन्होंने जो अपने बारे में बताई है, मैं उसकी तरफ आपको लेकर के चलना चाहता हूं। इस वक्त मैं बहुत कर्ज में हूं, इनका यह पहला पॉइंट है। और कर्ज का कारण क्या है, तो इन्होंने लिखा है मदिरापान। मदिरापान में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, दोस्तों पर, वेश्यावृत्ति पर। यह स्थिति कब तक सुधरेगी, क्या मैं अपने जीवन में स्थिर हो पाऊंगा इन क्षेत्रों से हटकर? बहुत कमाल का विषय है, इसलिए मैंने कहा कि मैं इस विषय पर प्रॉपर एक कुंडली वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं अलग से न बनाकर के इन्हीं की कुंडली के साथ जाना चाहता हूं। अच्छा, ये इतना विषय क्यों विचारणीय है? बहुत से लोग वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। इनके आगे का प्रश्न सुनिए। इन्होंने लिखा है, मैं अपने जीवन में बहुत आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करता हूं। झूठ बोल रहे हैं, ये वेश्यावृत्ति करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करता हूं। दोनों में आपको भेद दिखना चाहिए। लेकिन मैं किसी भी तरीके से आध्यात्मिक प्रयास को नहीं कर रहा और ना आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहा हूं। क्या मैं आगे अपने जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में मजबूत हो पाऊंगा? जरा सोच के देखिए कि पहला प्रश्न होता है वेश्यावृत्ति और दूसरा प्रश्न है आध्यात्मिकता। विरोधाभास है ना? प्रिय दर्शकों, असल में विरोधाभास है ही नहीं, यही विषय है, यही विषय है। विरोधाभास है ही नहीं, दोनों ही एनर्जी का विषय है। मैं इस पर कई सारे तर्क दे चुका हूं पूर्व में भी आपको। एक ऐसा पेड़ जो ठूंठ हो, अर्थात पत्ती रहित हो, उसमें फल रहित हो, फूल रहित हो, कुछ भी ना हो, वो किसी काम का नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। न वो छाया दे सकता है, न किसी को फल दे सकता है, न पथिक का पेट भर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो निर्वीर्य है, वो निर्वीर्य है। एक वीर्यवान वृक्ष जो कि छायादार भी है, फलदार भी है, फूलदार भी है, सब कुछ वो दे रहा है। दोनों चीजें उसी को प्राप्त हैं। गौर से समझिए, गौर से समझिए। तो आध्यात्मिकता और वेश्यावृत्ति ये बहुत करीबी मैटर है। मैं यहां पर आपको वो लाइन कहना चाहूंगा, ओशो की वो बात, संभोग से समाधि तक, बड़ी कमाल की बात है वो, बहुत कमाल का विषय है वो। प्रिय दर्शकों, कई बार इंसान जब गलत मार्ग पर होता है तो उसके तुरंत बदलने और सन्मार्ग पर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी को बस एक दिशा देनी होती है। वहां एनर्जी गलत दिशा में प्रवाहित हो रहा है, उस एनर्जी को दिशा देने की आवश्यकता होती है। शुक्र का कुंडली के 12वें भाव में राहु के साथ होना और यहां पर शनिदेव कुंडली के चतुर्थ भाव, जो कि मित्र का भाव है, जन्म कुंडली के तीसरे भाव से भी मित्र का विचार होता है। दोनों के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, राहु की दृष्टि से दृष्ट। मित्र इनको पतन की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन इनके मन में यह विचार क्यों उत्पन्न हो रहा? क्योंकि लग्न में देव गुरु बृहस्पति जो बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट, ये आध्यात्मिक योग उत्पन्न कर रहे हैं। एक नंबर 2, शुक्र राहु की युति वीरनाश का योग बना रहा है, जो कि जातक के अंदर कहीं ना कहीं कुंठा भर रहा होगा। अब गौर करिए कि जातक वृश्चिक लग्न का है, जैसा मैंने कहा मंगल कुंडली में सबसे अधिक पावरफुल है, तो मंगल ही वो एनर्जी है। याद रखिए कि मंगल कुंडली में कमजोर हो तो शुक्र बली भी हो तो जातक के अंदर कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होगी। मंगल का बली होना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो पुरुषों का, मैं पुरुषों की यदि चर्चा कर रहा हूं, स्त्रियों में भी सेम लागू होगा। मंगल क्या है? रक्त का कारक है। चंद्रमा रक्त का स्वामी, मंगल रक्त का कारक, एनर्जी का कारक। तो अगर मंगल कुंडली में कमजोर हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी हो भी जातक के अंदर तो वह एनर्जी दबी रहेगी। लेकिन मंगल बली हो तो वही एनर्जी जागृत हो जाती है, वही एनर्जी जो वेश्यावृत्ति में जाकर के बर्बाद कर रहे हैं। एक गुरु की दृष्टि लग्न, शनि की दृष्टि लग्न पर होने के चलते और लग्न में गुरु होने के चलते आध्यात्मिकता की क्या विचार इनके मन में उत्पन्न हो रहा है। अब यहां पर आपको एक चीज और गौर करना है कि जिस बुध को मैंने खराब कहा, मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में त्रिकोण की चर्चा मैंने की थी, 4 त्रिकोण के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है। अब गौर करिए तो जन्म कुंडली में लग्न धर्म त्रिकोण है, तो कुंडली का जो नवम है वो वैराग्य त्रिकोण का, माफ करिएगा, जन्म कुंडली का जो अष्टम है वो वैराग्य त्रिकोण का पंचम है। तो वैराग्य त्रिकोण का स्वामी का लग्न में जाकर के बैठना जातक को वैराग्य वृत्ति की ओर यानी आध्यात्मिकता की ओर आकृष्ट कर रहा हो, इसमें आश्चर्य नहीं हो सकता।
तो अगर ये गलत मार्ग पर हैं, तो ये जो कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता में मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूं, मदिरा पान कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस इनकी एनर्जी को दिशा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा होगा, वो मिलेगा। कब? तो गौर करिए कि लग्नगत बुध पर शनिदेव की दृष्टि है, यह नपुंसक योग भी बनाता है। लग्नगत बुध पर शनिदेव की दृष्टि नपुंसक योग भी बनाता है, तो अत्यधिक वीर्य का नाश और इत्यादि धीरे 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 इनको, भाई प्रकृति ने शरीर में जो चीज दिया है वो कभी ना कभी तो खत्म होने के लिए ही दिया है। क्या ये कमाल का विषय है। इस पर मतलब मैं कुंडलीय विश्लेषण से अलग हट जाऊंगा, नहीं तो समझने की आवश्यकता है। अगर पुरुष स्त्री दोनों अगर इस वीर्य को रोक दे, यानी वीर्य प्रवाह को रोक दे, तो मृत्यु हो जाएगी, अर्थात मोक्ष। अर्थात मोक्ष। इसीलिए 32वें साल में पहुंचते पहुंचते शंकराचार्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कम उम्र में ही विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। इस एनर्जी को रोकने का मतलब है कि यह ऊर्ध्वगामी होगी, और जब ऊर्ध्वगामी होगी तो ब्रह्मांड फट जाएगा, फिर मोक्ष हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर वीर्यपात होगा, यानी निम्न पतन। निम्न ऊर्ध्वगामी या निम्नगामी, ये निम्नगामी होगा। तो जब निम्नगामी होगा तो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद व्यक्ति के अंदर वो तेज नहीं बचेगा, ध्यान से समझिएगा, फिर वो तेज नहीं बचेगा। फिर उसके बाद का जो क्रम है, जो आपको ओशो ने संभोग से समाधि तक के बारे में बताया है कि अति और अति के बाद फिर उस चीज को प्राप्त कर लेना। लेकिन गौर करिए कि जो चीज, जो शक्ति आपके भीतर है, उस शक्ति के साथ जब आप साधना यानी एनर्जी के साथ जब आप आध्यात्म के मार्ग पर जाते हैं, तो वो जो उत्थान होता है उसमें और इसमें भेद है। इसमें भेद यह है कि यहां पर असल में ये जो हवन की अग्नि है, हवन कुंड है, वो असल में बुझ गया है या बुझने के करीब है। तब आपकी आंखें खुल गई और आप गए हैं, तो आपको तब भी मार्ग मिलेगा, लेकिन वो मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। वही वीर्य है, उसी को इतना महत्व वाला कहा गया है। विदेशों में बाकी के जो नए जो डॉक्टर इत्यादि हैं, जो नए रिसर्चर हैं, वो पुरुषों में वीर्य को बहुत सामान्य सी चीज मानते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसको इतना महत्व इसीलिए दिया गया कि वो उसको एनर्जी के रूप में देखते हैं। और उनका मानना है, हमारे ऋषियों का मानना है कि इस एनर्जी को अगर सही स्थिति में रोक लिया जाए, यानी ब्रह्मचर्य, तो निसंदेह ये बर्दाश्त से बाहर होगा, व्यक्ति को फटने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वही तो बात है, वही तो शक्ति है, उसी पर नियंत्रण का तो सारा खेल है। वही कर लिया तो दुनिया कदमों में। तो ये जो लिख रहे हैं कि मुझे आध्यात्मिकता महसूस, वो ठीक हो रही है, इनको ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन ये अभी जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राहु की दशा है। ये दूर दूर तक न मद्यपान से दूर होंगे, न वेश्यावृत्ति से, दोनों से नहीं हो सकते, हो ही नहीं पाएंगे। राहु की दशा होने नहीं देगा। बल्कि ये तो अभी विदेश में जाकर के सब होने वाला है, ये बढ़ेगा। और अभी राहु में शुक्र का अंतर ये और बढ़ा देगा। एक स्टेज ये भी आएगा कि हो सकता है फिर कल को इतना वीर्यपात कि पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैंने जैसे कहा, बुध लग्नगत शनि की दृष्टि से दृष्ट ये दिक्कत करेगा। प्रिय दर्शकों, मैं इनकी कुंडली पर ही अब आ जाता हूं, क्योंकि इतना ही विषय इनके लिए, क्योंकि ये विषय बहुत बहुत गंभीर है और आज समय में इस पर विषय पर चर्चा तो होनी चाहिए थी, पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, घबराइए मत। आपकी कुंडली में जो एनर्जी है उसको सही दिशा मिल जाए, एक कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, कोई ऐसा गुरु जो आपको सही मार्ग पर ले आए, सही दिशा दिखा दे। आपको ज्यादा कुछ नहीं कराना। लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो पंचमपति, पंचम भाव कोई आम भाव नहीं है, ये 9वें से 9वां होता है। ये 9वें से 9वां होता है, 9वें भाव पर 9मेष की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली ऑलरेडी जागृत कुंडली है, ऑलरेडी आपकी कुंडली जागृत कुंडली है। एक मार्ग, एक चिंगारी तो जल रही है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक चिंगारी मिलनी चाहिए विस्फोट होगा, चिंगारी तो जल रही है। बस उस चिंगारी का सही इस्तेमाल कराने वाला कोई बता दे कैसे करना है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और जैसा मैं जानता हूं, अध्यात्म के दृष्टिकोण से कुंडली बेहद मजबूत है। इन्होंने लिखा, मैं गिटार बजाता हूं और वीडियोग्राफी का भी करता हूं। क्या मैं वीडियोग्राफी के क्षेत्र में काम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। शुक्र सिनेमा, मीडिया इत्यादि, वीडियोग्राफी, इन सब में, कला, इन सब पर बहुत अच्छा अपना आपकी पकड़ रखवाता है। आप ये बिल्कुल काम कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और मुझे बार बार लगता है कि शादी किए बिना जो भी कर्ज है उसे चुकाकर, सब कुछ त्याग कर किसी तीर्थ स्थल में चला जाऊं
और अपनी मुक्ति के लिए संन्यास लेकर आध्यात्मिकता के में लग जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी कारण के लिए मेरा जन्म हुआ है। एक एक लाइन, ये न तो आप इस बंदे का नाम जानते हैं, न कायदे से मैं भी इससे मिला हूं कभी, लेकिन एक एक लाइन ये जो बंदा लिख रहा है वो ठीक लिख रहा है, 100% सही। लग्न में गुरु का होना, और जैसा मैंने कहा अष्टमपति यहां पर काम कर रहे हैं, और वो सूर्य जो कि आत्मा का कारक है लग्न में ही बैठा हुआ है, सुबह 7 बजे का जन्म है। तो ये जो इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है, अंततोगत्वा अगर सन्मार्ग मिले तो घटित यही होगा, इनको ये सब त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि शुक्र 12वें में राहु के साथ अति भोग की वृत्ति ला देता है, और अति सर्वत्र वर्जयेत। तो जब अति होगी तो उससे मुक्ति तो मिलनी ही है। तो ये जो लिख रहे हैं एक एक लाइन अक्षरशः सत्य है, एक भी इसमें संशय नहीं, और देर सबेर इनको ये ले जाएगा एक। लेकिन वो टाइम अभी दूर दूर तक नहीं आया, अभी वो दूर दूर तक नहीं है। कब है? देवगुरु बृहस्पति की दशा। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, बस सवाल इनके इतने ही थे, समाप्त। देवगुरु बृहस्पति की दशा और शनि की दशा, ये दोनों बहुत बहुत विचारणीय दशा है। एक, देवगुरु बृहस्पति की दशा में एक तो ये सन्मार्ग पर आ जाएं, विवाह इत्यादि बच्चे वगैरह हो जाएं। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं अगला इनका फाइनल क्लियर करता हूं कि देवगुरु की दशा में विवाह हो जाए, सन्मार्ग पर आ जाएं, फिर से गृहस्थाश्रम जीवन में आ जाएं, पत्नी बच्चे हो जाएं और जीवन चलने लगे, जीवन चलने लगे। एक चैप्टर समाप्त, एक चैप्टर समाप्त। तब फिर कब होगा? ये जो मांग कर रहे हैं ये कब होगा? वो तब होगा जब पत्नी बच्चे दूर दूर करेंगे। जैसा मैंने कहा, चौथे का शनि बुढ़ापा खराब कर देता है, तो जब पत्नी बच्चे दूर दूर करेंगे, भगाएंगे, तब फिर आंखें खुलेंगी। निसंदेह तब तक क्षीण हो चुका होगा सब कुछ, लेकिन तब आंखें खुलेंगी। दो ही देखिए, प्रकृति सीधा सीधा ऑप्शन किसी को नहीं देती, प्रकृति ये ऑप्शन ही नहीं देती, या एक बात ये समझ ली कि प्रकृति बार बार ऑप्शन देती है। दोनों रास्ते आपके सामने हैं कि प्रकृति सीधा रास्ता कभी नहीं देती, घुमा घुमा के देती है एक, और या तो फिर प्रकृति बेहद सीधा रास्ता देती है अगर आपको दिखाई पड़ता हो। सीधा रास्ता तो ये था कि ये जैसा कह रहे हैं ऐसा हो जाता, ये सब त्याग दें चले जाएं, जो कि नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं, नहीं होगा। कारण शुक्र को मैं समझता हूं 12वें का, वो राहु के साथ बैठा हुआ है, होने ही नहीं देगा। विवाह की तरफ भी ले जाएगा, विवाह भी होगा। मुझे इनकी कुंडली में वो अगला स्टेप दिखता है शनि की दशा में, जो ये कह रहे हैं त्याग, और वो त्याग भी तभी जागृत होगा, लग्न के गुरु हैं, जब आत्मा पर चोट पड़ेगी। और आत्मा पर चोट कब पड़ेगी? तो चतुर्थ के शनि की दृष्टि लग्न पर है, जब अपनों के द्वारा अपमानित किया जाएगा। क्योंकि अच्छा, अपनों के द्वारा अपमानित क्यों किया जाएगा? क्योंकि शुक्र 12वें में राहु के साथ है, तो चारित्रिक कमजोरी कई बार जाती नहीं है, वो रहेगी। तो धीरे धीरे जब ठोकर लगेगी, सब अपना छोड़ेंगे लोग, तब जाकर के आंखें खुलेगी कि मैं कहां हूं, किस मार्ग पर हूं और क्यों ये सब कर रहा हूं। अब आ जाता हूं मैं आपके लिए भाई साहब, ये कुंडली, ये जिंदगी, कुंडली को अलग रखिए, ये जिंदगी एक प्रवाह में बह रहा है, हम सब बह रहे हैं प्रवाह में। जो धारा के विरुद्ध जाकर के फाइट करता है वो इतिहास रच सकता है, और जो धारा के साथ बहता है वो भी कोई गलत नहीं कर रहा है, वो भी ठीक कर रहा है। मैं सलाह देता हूं आपको, बहुत फाइट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में हो सकता है आप मूल खो दें। आप धारा के साथ बहिए, परंतु प्रयास करिए, जो कि मुश्किल है, आप सन्मार्ग पर चलते हुए विवाह इत्यादि करिए। गुरु की दृष्टि पंचम पर है, बच्चे हो जाएंगे। हालांकि बच्चा भी देख रहा हूं आपकी कुंडली में पंचम भाव पाप मध्यत्व में है, संतान में थोड़ी दिक्कत है, बट बच्चे होंगे, क्योंकि पंचमपति पंचम को देखेंगे तो कम से कम एक बच्चा तो वो करा के ही रहेंगे। तो आपकी कुंडली की जो स्थिति मैं देख रहा हूं, विवाह की तरफ जाइए, बच्चे वगैरह कर लीजिए, जिंदगी को सन्मार्ग पर ले आइए और बाहर चले जाइए। एक और बात, आप विदेश चले जाइए, वहां जाकर के जो करना है करिए, पैसे कमाइए, फिर लौट आइएगा, आपको आना ही पड़ेगा। चौथे का शनि बुढ़ापा यहीं देश में कटवाएगा, तो आप यहीं आएंगे। आप अभी जाइए विदेश, शनि फिर ले आएंगे खींच के आपको यहीं पर, और जब आप यहां आएंगे तो यहीं आपके जीवन का अंत होगा, और यहीं से आपको बहुत चीजें मिलेंगी। तो आप फिलहाल यही करिए। उपाय के तौर पर मैं कुछ चीजें कह देता हूं। प्रत्येक गुरुवार को एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रकाश में 10 से 15 मिनट तक बैठा करिए। एक कोई गुरुपुष्य योग आएगा तो पीपल का पौधा लगा दीजिएगा अपने हाथों। साथ ही साथ आप, मंगल तो ऑलरेडी बलवान है, उसके लिए कुछ नहीं करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू करिए। गुरुवार का व्रत शुरू कर दीजिए अभी से, गुरुवार का व्रत करिए, रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, गिनती नहीं करते रहना है।
और चूंकि आपकी एनर्जी को अगर सही दिशा देना है तो उस एनर्जी को थोड़ा दबाना पड़ेगा। एनर्जी को दबाने का एक तरीका यह भी है कि आपके खान पान को नियंत्रित कराया जाए। खान पान नियंत्रित होने से थोड़ी एनर्जी दब जाती है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो यह वैसे ही है कि अगर किसी शराबी को हम मधुशाला जाने ही न दें तो वो कैसे शराबी रह जाएगा। ये वैसे ही कि जस्ट हम आंख बंद करा करके और ये मान रहे हैं कि बिल्ली नहीं है, शराबी तो कहीं से भी शराब पी लेगा। लेकिन मेरी ये सलाह है कि अभी फिलहाल अपना खान पान नियंत्रित करिए, रविवार को नमक का त्याग करिए, गुरुवार के दिन आप पूरा व्रत करिए, तो ये आपको करने से थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। मद्यपान प्रयास करिए छूटे, मांसाहार भूल करके भी मत करिएगा, अंडा इत्यादि का सेवन छूना भी नहीं है, ये तो आपको कर ही सकते हैं आप। मद्यपान आपके नसों में बह रहा है, नहीं हो रहा है देखेंगे, पर मांसाहार तो छोड़ सकते हैं, अभी छोड़ दीजिए। इससे आपकी एनर्जी को सही दिशा मिलने लगेगी। और फिर इसके बाद साधना, कोई एक मंत्र, आप शराब पीते हैं, आप वेश्यावृत्ति करते हैं, जो करते हैं करते रहिए। मैं करते रहिए कैसे कह रहा हूं, गलत है ये, पर अब मैं क्या कहूं, मैं जानता हूं कि मेरे छुड़ाने से भी आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप एक मंत्र जप करते रहिए। किस मंत्र का आपको जप करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य 3 माला जप आपको करना है, चाहे जो हो जाए। कल रात में आपने शराब पिया था तो सुबह उठ के नहीं जपना, ऐसा नहीं, आज भी जपिए। और एक लाजवर्त 9.25 रत्ती का चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में डाल लीजिए। ये इतना कर लीजिए और प्रयास करिए कि शीघ्र बाहर जाने का मौका मिल जाए। है तो योग 26 के नवंबर में, पर जल्दी से जल्दी मिले और विवाह वहीं जाकर के हो जाए, या यहां भी होता है तो विवाह कर लीजिए, वो जरूरी है। कर्ज के लिए आपने मुझसे पूछा था, ऋण भाव का स्वामी आपकी कुंडली के 10वें में जाकर के बैठे हैं, ऋण भाव पर शुक्र की दृष्टि है, ऋण से घबराने की आवश्यकता नहीं। केतु यहां पर बैठे हैं, ऋण उतर जाएगा। ऋण चाहे जितना भी बड़ा हो, आपका ऋण बड़ा करते जाइएगा तो भगवान मालिक हो जाएंगे, लेकिन ऋण उतर जाएगा। ऋण को लेकर के घबराइए मत। तो ये सारे उपाय करिए, जो मार्ग मैंने बताया है उस पर चलिए, और आप विश्वास रखिए आपकी कुंडली आपको उसी दिशा की ओर ले जा रही है, आप उसी के लिए बने हैं। प्रिय दर्शकों, कमेंट आपका है, स्वागत है आपका। अगर कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, आप और क्या जानना चाहते हैं, क्या विषय है, इस पर मंथन और आगे हम कर सकेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।